चलो आते हैं अभी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. दिस इज ओनली अ थियोरेटिकल क्वेश्चन एंड इंस्टीट्यूट लव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज उन सबको पता है कि तुम आईटीसी देख के गए हो, टाइम ऑफ सप्लाई देख के गए हो, एग्जाम्शन देख के गए हो, अकाउंट रिकॉर्ड नहीं देखे हैं, पेमेंट नहीं देखा है. तो एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को बहुत मजा आता है जैसे 4-5 मार्क के क्वेश्चन पूछने में जहां अंदर कुछ नहीं होगा एक्चुअली. लेकिन अगर हमने नहीं किया ना तो आंसर लिखना टास्क बन जाता है. अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स कौन कौन से जीएसटी में हमें मेंटेन करने होते हैं, और जब रिवाइज करो एग्जाम के पहले दिन भी इतना पढ़ोगे सेंटेंस बना पाओगे. सबसे पहले तो देयर इज अ सेक्शन 35 which talks about books of accounts which are required to be maintained. Fine. So books of accounts कहाँ पे रखने होते हैं? Books of account, BOS stands for books of account required to be placed at principal place of business and additional place of business. To be kept at principal place of business and oblique at additional place of business. Books at any unregistered premises तुम्हारे तो फिर assume किया जाएगा deemed to be belonging to रजिस्टर्ड पर्सन. कहीं से तुम्हारे मिले तो तुम्हारी ही है, फिर क्यों रखे अभी, क्यों नहीं बताया फिर. Am I clear? देन कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ेंगे हमें? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. इसी भी तुम लिस्ट पूछ सकते हैं अकाउंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन. सो प्रोडक्शन के मेरे इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. मुझे स्टॉक का डिटेल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मुझे आउटपुट टैक्स का मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मुझे आईटीसी का, अदर पर्टिकुलर्स, गुड्स केप्ट एट एनी अदर डिक्लेयर्ड लोकेशन डीम्ड टू बी सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयरऑन. तुम बोलो मेरे वहां पे पड़े गुड्स, अब अगर वो तुम्हारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो क्यों पड़े? मतलब हम मान के चलने के सप्लाई है. ऐसा कब आएगा मैं आपको समझाऊं. वो मेरे पास यहाँ पे इन्वेंट्री वेरीफाई करने के लिए आया, मेरे बुक्स में इन्वेंट्री बोल रही है 100 kg, फिजिकल वेरीफाई किया तो मिला 80 kg. मतलब क्या उसका कि 20 मैंने बेचा है ना, लेकिन इनवॉइस नहीं बनाया. क्योंकि इनवॉइस बनाया होता है तो बुक से भी इन्वेंट्री कम होती. तो मैं जानबूझ के झूठ क्या बोल रहा हूँ कि अच्छा ये वाले पड़े हुए हैं ना जोशी का, वहां पे जोशी क्या मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो मैं अज्यूम करूंगा तूने जोशी को बेचा है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. सो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए? जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू जितनी चीजें चाहिए वो मेंटेन करनी पड़ेगी. मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर नहीं हूं तो प्रोडक्शन का डेटा नहीं. इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई के, आउटपुट टैक्स के, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रजिस्टर्ड सारे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मुझे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. इतने सारे अकाउंट्स बना के रखने पड़ेंगे मुझे. ठीक है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. तुम ट्रांजेक्शन सोचोगे तुम्हें समझ में आएगा. इनवर्ड, आउटवर्ड, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, आउटपुट टैक्स और प्रोडक्शन अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो इतने अकाउंट्स मुझे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. और स्टॉक का डिटेल्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रूल्स के हिसाब से क्या क्या, अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं तो उनके सारे रिकॉर्ड्स मुझे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. अगर मैंने सप्लाई आरसीएम है जिस पे ट्रिगर हो रहा है, सप्लाई अट्रैक्टिंग आरसीएम विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर्स, जो कुछ भी मुझे मिला है सारे संभाल के रखने पड़ेंगे. अगर मैंने एडवांस रिसीव किया है, क्योंकि अगर एडवांस रिसीव किया है और मैं सर्विस का सप्लायर हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाएगा. तो अगर मैंने एडवांस रिसीव किया है तो एडवांस रिसीव्ड, एडवांस पेड, एडवांस एडजस्टेड, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि जब मुझे एडवांस मिला और मैंने जीएसटी पे कर दिया, जैसे तुमने फीस एडवांस पे किया, मैंने जीएसटी पे कर दिया, अब जब इनवॉइस बनाऊंगा तो वापस नहीं पे करूंगा ना, तब एडवांस को एडजस्ट करूंगा. ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूं उसको. दिस हैज एन ह्यूज इंपैक्ट. एडवांस पे अगर तुम जीएसटी पे कर रहे हो, क्योंकि अब तुम जीएसटी पढ़ चुके हो पूरा, इसको समझो. एडवांस पे अगर मैंने जीएसटी पे किया है तो क्या ये तुम्हारे जीएसटी R1 में होगा? जीएसटी R1 में तो क्या होगा? इनवॉइस बना है. तो आई समझ में बात? तो सामने वाले को एडवांस पे आईटीसी भी नहीं मिला होगा. अब तुम तो पहला एक महीना ऐसा आया, फॉर एग्जांपल अगस्त महीना ऐसा आया, हाँ अगस्त महीने में तुमने एडवांस मिला और एडवांस में तुमने 3B में टैक्स पे किया, इनवॉइस तो था नहीं, तो यहां इनवॉइस नहीं है, टैक्स पे हो गया. सितंबर में इनवॉइस होगा, टैक्स पे नहीं होगा, क्योंकि तब 1 में जाएगा. तो इसलिए तुम्हें एडवांस रिसीव्ड, एडवांस पेड, एडवांस एडजस्टेड सारे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. क्योंकि जब एडवांस मिल रहा है, फॉर एग्जांपल जोशी ने मुझे एडवांस दिया, तब मुझे ये नहीं दिखाना है कि जोशी ने दिया, तब तो मैं सिर्फ इस पे क्या पे करूंगा?
टैक्स पे करूंगा, और वो भी कैसे पे करूंगा, रिवर्स कैलकुलेशन है, सिमिलर टू इंटरेस्ट। 118 मिले हैं तो 18 जीएसटी के, 100 मिले हैं तो डिवाइड बाय 118 इंटू 18। तब मुझे ये नहीं बताना कि एडवांस मुझे किसने दिया, सारे एडवांस मुझे पे करना है, लेकिन हाँ तब मुझे एटलीस्ट ये डिसाइड करना पड़ेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी कि आईजीएसटी, वो डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि दोस थिंग्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। जोशी का एडवांस मैं किसी और के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं प्रोवाइडेड इट इज द सेम नेचर, क्योंकि जब एडवांस पे टैक्स पे हुआ तब तो मैंने नाम नहीं बताया था। I hope I'm clear on this. Required to keep the particulars of the names, complete address of supplier, recipient, premises where goods are stored. ये सारे डिटेल्स भी मुझे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। Am I clear? Moving further, अब ये है स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। अगर तुम्हें पूछेंगे ना तो इस तरीके के पूछेंगे कि टेल मी व्हाट रिकॉर्ड्स एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, 3 मार्क्स। टेल मी व्हाट रिकॉर्ड्स मैन्युफैक्चरर नीड टू मेंटेन, 3 मार्क्स। टेल मी सीएनएफ को क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, 2 मार्क। और ये हम छोड़ ही देंगे क्योंकि ये कभी देखा ही नहीं और इसको देखने की जरूरत भी नहीं थी, एक ही बार सुनना था सर। तो सबसे पहले अगर मैं एजेंट की बात करें, एजेंट, तो एजेंट का बिजनेस क्या है? एजेंट का, ठंडी लग रही है देखो, एजेंट का बिजनेस क्या है? या तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ में सेल करेगा या तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ में परचेज करेगा, दोनों साइड हो सकता है ना। बस तो वही डिटेल मेंटेन करो कि तुम कौन कौन से प्रिंसिपल के गुड्स बेच रहे हो, तुम कौन कौन से प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स खरीद रहे हो, तुम्हारे वहां से कौन कौन से इन्वॉइस हुए, कितना स्टॉक तुम्हारा पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल की डिटेल्स क्या है, यही सारी डिटेल होंगी ना। वही है सबसे पहले तो कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन कि तुम करने के लायक हो कि नहीं हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और द सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या आया सबसे पहले? रिसीव्ड। वैसा सेम सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ। आ रही है बात समझ में? सो ऑथराइजेशन, रिसीव्ड, सप्लाइड। डिटेल्स ऑफ अकाउंट, जो तुमने अकाउंट डिटेल फर्निश की होगी ना तुम्हारे प्रिंसिपल को कि भाई देखो इतना सेल किया, इसमें इतने रुपए आए थे, इतने मैंने आपको बेच दिए, बाकी कभी भेज रहा हूं, मतलब वो दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिकॉर्ड्स। दैट अकाउंट रिकॉर्ड टू बी फर्निश्ड विद द प्रिंसिपल, वो बताने पड़ेंगे आपको। एंड व्हाटएवर टैक्स दैट यू हैव पेड ऑन वेदर रिसीव्ड और सप्लाइड, ये है ना रिसीव्ड एंड सप्लाइड। सो व्हाटएवर टैक्स व्हिच हैज बीन पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड और सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट को इतनी डिटेल मेंटेन करना, इसमें कुछ नहीं था। अगर अभी ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछ ले तो 6 में से हम 5 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं भाई, लेकिन पढ़ाई नहीं है ना तो सोच यार एजेंट को पता नहीं क्या मेंटेन करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गॉट इट? अब जब रिवाइज करो तो इतना ही पढ़ना है एग्जाम के दिन भी, इससे ज्यादा टाइम पास करना ही नहीं है इसमें। देन मैन्युफैक्चरर क्या मेंटेन करेगा? मैन्युफैक्चरर वो सारे मेंटेन करेगा जो आगे हमने पढ़े हैं, प्रोडक्शन, स्टॉक, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एवरीथिंग वो तो करेगा, छाप ही देने का वो। मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले क्या, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स, जिसमें हम क्या दिखाएंगे, कितना इनवर्ड आया प्रोसेस होके, कितना आउटपुट बना, 100 आया, 80 बना, 20 का स्क्रैप, देखो ये स्क्रैप बेचा हमने, क्योंकि वो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना मुझे। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल और द सर्विसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो तुम्हारे बेसिकली मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, जहां पे तुम जो खरीद रहे हो रॉ मटेरियल, उन सबको इनफ्लो में लाओ, इनवर्ड में लाओ कि ये प्रोडक्शन में यूज हुआ देखो, और आउटपुट ये निकला देखो इसमें से इतना स्टॉक में पड़ा हुआ है, बाकी का बेचा हमने। क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर, वेस्ट एंड द बाय प्रोडक्ट यू नीड टू मेंटेन। तो आगे जो थे वो छापने के और ये दो भी छापने के। अगर सिर्फ 2 मार्क का पूछा है तो ये 2 ही लिखने का, 5 मार्क का पूछा है तो आगे वाला भी छापने का, ये भी छापने का। समझ में आया? देन सर्विस सप्लायर क्या करेगा भाई? सर्विस सप्लायर क्या मेंटेन करेगा? उसका थोड़ी प्रोडक्शन होता है, वो तो सिर्फ यही बताएगा ना कि मेरी कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैज बीन कंज्यूम्ड। जैसे कि वो एसी सर्विस कर रहा है, अगर वो फोम लाया होगा तो इतना फोम मेरा यूज हुआ, अगर प्लम्बर होगा लीकेज के लिए आया तो इतना टेप मेरा यूज हुआ, अगर उसका यूज हुआ है तो, अगर सर्विस प्रोवाइडर का कुछ भी यूज हुआ है तो, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेरे इतने स्टेशनरी यूज हुआ, कार्ट्रेज यूज हुआ, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग व्हाट डेबिटेड बेसिकली इन योर पीएनएल। लेकिन मेंटेन करने के लिए बोला है, लोग करें ना करें अलग बात है, लॉ ने बोला है। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस, डिटेल्स ऑफ सर्विसेज सप्लाइड, तो 5 चीजें तो थी ना, वो तो फिक्स ही है।
आगे जो हमने देखी, इनवर्ड आउटवर्ड, इनपुट टैक्स रेट, आउटपुट टैक्स, उसके अलावा रॉ मटेरियल यूज, इनपुट सर्विस यूज, फॉर प्रोडक्शन, फॉर सर्विस प्रोविजन, सेम चीज छापो छापो छापो। जैसे ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज में 8-10 पॉइंट तो सेम ही होता है, वैसा ही CNF एजेंट, ही इज ऑल्सो क्या, समथिंग सिमिलर टू दिस। Maintain true and correct records of the goods handled on behalf of registered person. Procedure details as required by proper office services में इतना ही है। तो अगर तुम पूछ सकते हैं ना, तो ये पूछ सकते हैं, है ना। अब आया वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो उसको तो दोनों मेंटेन करना है, ठीक है। सो नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हुम दिस वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज्ड, इन कितना यूटिलाइज हुआ, क्योंकि तुम्हारा आउटवर्ड सर्विस है, समझना तुम्हारा इस तरीके से, तुम्हारा इनवर्ड गुड्स भी है, सर्विस भी है, लेकिन आउटवर्ड क्या है, सिर्फ सर्विस है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर का उल्टा है, इनवर्ड आउटवर्ड गुड्स भी है, सर्विसेज भी, लेकिन आउटपुट क्या है, गुड्स ही है सिर्फ, वहां इसलिए प्रोडक्शन आया, इसलिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन में बताना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट का मेजरेबल यूनिट नहीं होता, यहाँ पे सर्विस है। देन डिटेल्स ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड फॉर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर का एड्रेस, मतलब वो ऑडिट का जैसे कि छाप ही देने का, ये सब मेंटेन करना ही करना है। Am I clear or not? Then normal procedure of maintaining books of account, आप उसको चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर बैकअप दो, उड़ी गई हो तो भाई तभी भी उड़ी जैसो। Then records to be produced on officer on demand along with files and password, तो तुमने फाइल की दिया, पासवर्ड भूल गए हो ना, चलो you have to provide it. No entry to be erased or overwritten. You need to maintain the logs of all the rectification entries which got deleted. Then manual records serially numbered होने चाहिए, manual records भी हैं तो अगर आप invoice प्री प्रिंटेड नहीं है, मतलब सिस्टम से प्रिंट होकर नहीं आ रहा है, आप इनवॉइस बुक फॉलो कर रहे हो, तो उस पर सीरियली नंबर होना चाहिए, प्री प्रिंटेड। तुम पेन से नहीं लिख सकते, फिर तो कहां से सीरियल नंबर होगा? गॉट इट? देन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि बुक्स तुम्हें कितने टाइम के लिए रिटेन करने, कितने टाइम के लिए? 72 मंथ के लिए आपको रिटेन करने हैं। एम आई क्लियर? लेकिन अगर तुम्हारा मैटर लिटिगेशन में चला गया तो ये 72 मंथ बढ़ जाएगा ना, तो केस चल रहा है, तो केस चल रहा है और 72 मंथ खत्म हो गए हैं तो तुमने मैंने जला दिए, नहीं चलेगा ना, केस चल रहा है तुम्हारे पे। तो उस केस में तो इफ सब्जेक्ट मैटर इज इनटू अपील और द रिवीजन, द रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ 1 ईयर ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील, या तो 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, लेटर ऑफ विच एवर इज लेटर। तो केस खत्म, उसके भी 1 साल तक रखो क्योंकि खुल सकता है वापस। गॉट इट और नॉट? अच्छा, मेंटेन नहीं किया मैंने तो डीम्ड सप्लाई, जितने तुम्हारे मटेरियल नहीं मिल पाया, एंड पेनल प्रोविजन अंडर सेक्शन 73-74 विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। एम आई क्लियर ऑन दिस? लास्ट कम्स टू द वेयरहाउस ओनर को कौन सा डिटेल मेंटेन करना है, क्योंकि ये ना सप्लायर है ना रिसीवर, ये तो किसी और के गुड संभाल रहा है ना तेरे पास। Now those goods could be टैक्स इवेजन वाले गुड्स, तो मेंटेन करो। क्या करेगा? कब आया, कितने दिन रहा, कब गया, क्या आया, क्या रहा और क्या गया, क्योंकि लोग वेयरहाउस में भी प्रोसेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? इसलिए ओनर ऑपरेटर ऑफ द वेयरहाउस मे बी रजिस्टर्ड, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड एज अ वेयरहाउस, क्योंकि उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस तो दे ही रहा है वो, जिसका वो रेंट चार्ज कर ही रहा है, तो एज वेयर हाउस में भी वो उसको अपने आप को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। लेकिन चलो टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा है, तो फिर भी अगर तुम वेयर हाउस चला रहे हो तो तुम्हें एटलीस्ट यूनिक एनरोलमेंट नंबर तो लेना पड़ेगा। सेक्शन 35 क्या बोल रहा है? मेंटेन द डिटेल्स ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी, किसके वहां से आए और कौन लेने आएगा। Maintain the books of account with respect to the period for which a particular goods remain into the warehouse,
dispatch, movement, receipt, disposal, everything relating to those goods. Am I clear? Store the goods in a such a manner that they can be identifiable. તો એ ઘઉંના ઢગલા કરે આમાં બધાનું આવી ગયું. તમે ગોતી લો ચોખા ને ઘઉં એવું નહીં. Item wise, owner wise. Physical verification, inspection by proper officer on demand. He has to help. नहीं તમારા નથી હું તમને ના allow કરું. He can't say that. Am I clear on this up to this point? Any doubt, any confusion on this? So this is basically accounts and record. अभी ट्रांसपोर्टर है क्या भाई? ट्रांसपोर्टर को कौन कौन से अब ये स्पेसिफिक पूछेंगे ना तब हैंग होते हैं अपन, जबकि था कुछ नहीं. तो वेयरहाउस जैसा ही है, ट्रांसपोर्टर भी किसी और के गुड्स हैंडल कर रहा है तो उसके जैसा ही होगा सब कुछ. या तो रजिस्टर्ड होगा, अगर अनरजिस्टर्ड है फिर भी उसे, क्योंकि उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ सकता है तब चाहिए. Shall maintain the records of again same 35(2) transported, delivered more than one state, then unique common enrollment number for e-way bill he need to apply. ये 35(2) क्या मैंने राउंड किया क्योंकि यही 35(2) तुम्हारा इधर भी है. समझ में आ रहा है? 58(4) तो 58(4) इधर भी है क्योंकि कंसाइनर रिलेशन ही है यहाँ पे भी. कितना ट्रांसफर किया, डिलीवर किया, स्टोर किया, GSTN ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर कंसाइनी फॉर ईच ऑफ द ब्रांच. Am I clear? These are the records you would be required to maintain. Got it? And that is an end of accounts and records. हो गया? ठीक है, पहला 16 मिनट में खत्म हुआ, अभी चालू करते हैं इसको. पेमेंट ऑफ टैक्स. नाउ अंडरस्टैंड. जैसे ही किसी भी बंदे ने GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, उसको रजिस्ट्रेशन मिला, तो पोर्टल, GST पोर्टल उनके 3 अकाउंट ओपन कर देगा इमीडिएट. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. एम आई क्लियर? क्रेडिट लेजर, कैश लेजर एंड लायबिलिटी रजिस्टर. ध्यान से समझ लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा. हाँ, फिर सिर्फ देखेंगे ही क्या हो रहा है. योर क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ योर बैंक पासबुक. क्या होता है बैंक पासबुक में? जब पैसे जाएंगे अंदर तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि कंफ्यूजन होगा. तुम अकाउंटिंग अप्लाई करोगे तो वट एवर कम्स इन डेबिट, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें क्या याद रखना है? बैंक पासबुक. क्यों बैंक पासबुक में पैसे क्रेडिट होते हैं? क्योंकि वो बैंक की लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट होता है वहां पे. समझ में आ रहा है? तो इट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ योर बैंक पासबुक. 2 अकाउंट ओपन हुए, क्रेडिट का अकाउंट ओपन हुआ और कैश का अकाउंट ओपन हुआ. तो जब भी तुम क्रेडिट अवेल करोगे, मतलब पैसे जमा करे तुमने, तो क्रेडिट लेजर में क्या होगा? वो क्रेडिट होगा. जब उस क्रेडिट को तुम यूज करोगे तो उतना पैसा डेबिट होगा. समझ में आ रहा है? वैसे ही जब तुम कैश डिपॉजिट करोगे, सो इट वोंट वर्क लाइक यू आर गोइंग ऑन अ Amazon पोर्टल, तुमने कोई चीज कार्ट में ऐड की और सीधा पेमेंट कर दिया. ऐसा नहीं होता यहाँ पे. यहाँ पे कैसा होता है कि तुम्हें सबसे पहले Amazon वॉलेट में पैसे डालने पड़ेंगे, उसके बाद जो जो तुम्हें खरीदना है सब ऐड करो और वॉलेट से फिर जाएगा. तो तुम्हें पहले पैसे डालने हैं. तो जब भी तुम कैश डिपॉजिट करोगे कैश लेजर में, पासबुक में वो पैसे क्रेडिट हुए, और जब तुम उसको यूटिलाइज करोगे तो वो डेबिट होंगे. हेलो, जब तुम यूटिलाइज कर रहे हो तो क्या हो रहा है? डेबिट. तो डेबिट का नेक्स्ट विंग क्रेडिट कहां पे? लायबिलिटी रजिस्टर. तो तुम्हारे लायबिलिटी रजिस्टर में जब भी तुम आउटपुट टैक्स डिस्क्लोज करोगे तो लायबिलिटी रजिस्टर में वो डेबिट होगा. लायबिलिटी रजिस्टर इज अ लायबिलिटी टू पे, वो क्या होगा? डेबिट. क्यों? बिकॉज उनका राइट टू रिसीव है ना फ्रॉम अस. समझ में आ रहा है? वो डेबिट होगा. और जब तुम पे करोगे, कैसे पे करोगे? या तो क्रेडिट यूज करके या तो कैश से. जब भी तुम उसको पे करोगे तो उतना क्या होगा? क्रेडिट होगा. समझ में आया? दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म. रूल थोड़े ये समझने हैं यहाँ पे कि
क्रेडिट लेजर में, इससे तुम शॉर्ट नोट आराम से बना सकते हो 4-5 मार्क की कि क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा, ठीक है। क्रेडिट लेजर कहां यूज हो सकता है और कैश लेजर कहां पे यूज होता है? दोनों सेम जगह पे है लेकिन उनका यूज थोड़ा अलग है। क्रेडिट लेजर हैज अ रिस्ट्रिक्टेड यूज। क्यों? क्योंकि क्रेडिट है। क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो हम पढ़ते थे तब मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो your input tax credit cannot be used for payment of interest. Your input tax credit cannot be used for late fee. Your input tax credit can never be used for making a payment of penalty. Your input tax credit cannot be used for payment of RCM liability. Your input tax credit cannot be used for any other payment. Input tax credit सिर्फ किसके लिए यूज हो सकता है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सामने। और उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर भी रूल है भाई कि आईजीएसटी की क्रेडिट पहले किसके सामने सेट ऑफ होगी? आईजीएसटी के सामने। अगर कुछ बचा तो सी और एस इन एनी प्रोपोर्शन इन एनी ऑर्डर। आईजीएसटी की क्रेडिट एक बार एग्जॉस्ट हो उसके बाद ही तुम सी और एस की क्रेडिट पे आ सकते हो, ये याद रखना। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि आईजीएसटी की क्रेडिट सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है और अब मैं आ रहा हूं सी पे, तो सी पहले किसके सामने है? अपना घर बचाएगा पहले, तो बाद में दूसरों को हेल्प करने जाएगा। अच्छा, किसको हेल्प कर सकता है? सिर्फ आई को हेल्प कर सकता है, एस के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता। एस भी पहले अपना घर बचाएगा, बचा तो आई के पास जाएगा। बेसिकली द पॉइंट इज कि आई से सी और एस में पहुंचने से पहले मेक श्योर करो कि आई तुम्हारा जीरो हो रहा है। Am I clear up to this point? समझ में आ गया? So this is your electronic credit ledger which is coming in your rule number 86. Credit, debit, whatever money which is being used and self-assessed in ITC, not ITD, it is ITC. Now this shows that मैंने ये टाइप किया है, कॉपी पेस्ट होता तो नहीं होता ना। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन भी आ गया, आई का आई देन सी एन एस, सी पहले सी एंड देन आई, एस पहले एस एंड देन आई, ये नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट, IGST should be got it. Then we are coming on कैश लेजर। तो क्रेडिट क्या होगा? एवरी डिपॉजिट। डेबिट क्या होगा? वॉट एवर मनी विच इज बिंग यूज्ड फॉर मेकिंग अ पेमेंट। पीवी से कोई अच्छा? डेबिट क्या होगा? वॉट एवर मनी दैट वी हैव यूज्ड। अच्छा, अगर किसी अनरजिस्टर्ड को आईटी से अवेल करना है, वो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ही नहीं होगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड को पेमेंट कराना है तो कराएंगे ना। क्योंकि जरा सोच के देखो कि मैं खुद को रजिस्टर नहीं किया, मेरा ट्रक पकड़ा गया, आके ऑफिस ने बोला मुझे पेमेंट करो, मेरा तुरंत थाए उखाड़ी ले। क्यों? क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड, मेरा कैश लेजर है ही नहीं, कैसे पेमेंट कराओगे? तो रुक जा, अगर तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो देन ही कैन मेक द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आईटीसी में ऐसा नहीं है। एम आई क्लियर? Registered person may transfer tax, interest, penalty, fees of any other amount from electronic cash ledger to electronic cash ledger of, अब सुन लो मैं क्या बोलना चाहता है ना, यहाँ पे मैं हैंग हो जाऊंगा। नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है? मेरी हार्ड अर्न मनी है, मेरी क्रेडिट तुमने दी थी। कैश तो क्या है? मेरे पैसे हैं, मैं जैसे चाहूं वैसे यूज करूंगा। तो सोचो, जब भी मैं कैश डिपॉजिट करने जाऊंगा ना कैश लेजर में, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्या डिपॉजिट करना है? व्हाट इज अ मेजर हेड? तो मेजर हेड कौन से? CSI इज माय मेजर हेड। उस मेजर हेड के अंदर देयर आर माइनर हेड्स, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, अदर्स। तो जब भी मैं पैसे डिपॉजिट करूंगा ना, तो पोर्टल मुझसे पूछेगा कि तुम क्या डिपॉजिट कर रहे हो। तो पहले मैं सी सिलेक्ट किया, फिर उसमें इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, तो कैश लेजर के कौन से अकाउंट में आया वो?
इंटरेस्ट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं। अगर पैसे इंटरेस्ट में पड़े हुए हैं तो टैक्स के सामने सेटअप नहीं हो सकते। मेरे को क्या करना पड़ेगा, उठा के पहले उसको कहां लेके आना पड़ेगा, टैक्स में। मैं लेके आ सकता हूं क्या ऐसा? हाँ, आ सकता हूं। लेकिन तुम सीजीएसटी के क्रेडिट को उठा के ऐसे आईजीएसटी क्रेडिट बना सकते हो? अगर मैंने सीजीएसटी का इंटरेस्ट पे किया है तो उसको इंटरेस्ट को मैं टैक्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ना सिर्फ इतना, मैं मेजर हेड भी चेंज कर सकता हूं। तो उस इंटरेस्ट ऑफ सीजीएसटी को मैं अगर चाहूं आईजीएसटी बनाना, टैक्स बनाना, तो दोनों चेंज हुए, माइनर हेड भी चेंज हुआ, मेजर हेड भी चेंज हुआ। दोनों कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? मेरे पैसे। नॉट जस्ट दैट, इफ आई एम हैविंग टू रजिस्ट्रेशन, वन इज इन बड़ौदा, अनदर इज इन सूरत, यहां मैंने कैश लेजर में पैसे जमा किए, या मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख का, और सूरत वाले के पास बेचारे पास पैसे नहीं है, दोनों जीएसटी तो अलग होंगे। तो क्या मैं कैश यहां से वहां ट्रांसफर कर सकता हूं? यस, मेरे पैसे, मेरी मर्जी। लेकिन क्या मैं क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता हूं इससे? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सब कुछ सेट ऑफ करने के बाद अगर कैश लेजर में कुछ पैसा बचा है, सब कुछ पे करने के बाद अगर कैश लेजर में एट द एंड ऑफ द मंथ तुमने सारी लायबिलिटी पे कर दी, फिर भी लेट से अंदर 20,000 बच गया, तो एक तो ऑप्शन है कि तुम नेक्स्ट मंथ तक वेट करो, सेट ऑफ कर लोगे। लेकिन तुम्हें पता है अभी नेक्स्ट मंथ से तो मेरा सिर्फ एक्सपोर्ट ही है, तो क्या करो? तुम जब चाहो तब इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 54 कैश लेजर का। तुम जब चाहो तब रिफंड, लेकिन रिफंड देने से पहले दे विल मेक श्योर कि तुम्हारा पुराना कोई लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है। ऑब्वियस सी बात है वो तो। लेकिन क्रेडिट लेजर का पैसा ऐसे रिफंड नहीं मिलता है। क्रेडिट लेजर में पैसा रिफंड सिर्फ एक ही केस में मिलता है, जीरो रेटेड सप्लाई या तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या बताया कि जब तुम परचेस कर रहे हो तुम्हारा 28% वाला है, परचेस कर रहे हो कैसा है, 28% वाला है। तुम जो सेल कर रहे हो 5% वाला है। समझ में आया? तुमने परचेस किया तो तुम्हारा आईटीसी कितने परसेंट का है? तो 100 प्लस 28, 100 प्लस 28, आईटीसी कितना तुम्हारे पास? आईटीसी कितना? 28 का। चलो मैंने 10% मार्जिन ऐड किया, 110 में भेजा, लेकिन रेट कितना है मेरा? 5%। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना? 5.5। आईटीसी कितना? 28। तो जिंदगी में कभी मुझे कैश पे नहीं करना पड़ेगा ना, जिंदगी में उस क्रेडिट को मैं यूज कर पाऊंगा, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया? उस केस में मैं एक्सेस पैसे रिफंड मांग सकता हूं, क्योंकि यहां पे तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत है ना भाई। इस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स 5% वाला रखा, रॉ मटेरियल को 28 में रखा, तो मैं क्या करूं? तो ये हुआ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो आईटीसी का रिफंड सिर्फ 2 सिनारियो में मिल सकता है, या तो जीरो रेटेड सप्लाई मींस एक्सपोर्ट या एससीजेड सप्लाई, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जबकि कैश लेजर तो तुम्हारा जब मन करे, क्योंकि तुमने तुम्हारे हार्ड अर्न मनी डाला है। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? सो बैलेंस आफ्टर पेमेंट कैन बी रिफंडेड अंडर सेक्शन 54। रूल नंबर 85, ऑल लायबिलिटी डेबिटेड। ऑल लायबिलिटीज क्या हुआ देखो इन द लेजर। अच्छा, लायबिलिटी है तो सेल्फ एसेस भी हो सकती है और डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, एज पर रिटर्न भी हो सकता है, एज पर डिसाइडेड बाय प्रॉपर ऑफिसर भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। पेमेंट कैसे होगा? बाय कैश लेजर या तो क्रेडिट लेजर। तब क्रेडिट क्या होगा? लायबिलिटी। मतलब जब पेमेंट होगा तब ये दोनों डेबिट होंगे और लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट होगी, क्योंकि ओरिजिनली ये क्या था? एम आई क्लियर और नॉट? तुम्हारी सारी लायबिलिटी यही आएगी, भले वो तुम्हारी टीडीएस की हो, कि टीसीएस की हो, आरसीएम की हो, टेन की हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, फीस हो, कुछ भी हो, सारी कहाँ पे आएगी? यहीं पे आएगी। अच्छा, मैनर ऑफ डिस्चार्ज, दिस ऑल्सो टाइनी थिंग बट इंपॉर्टेंट, कि भाई मेरे पास लाख है, पे 5 लाख करना है, अलग अलग रीजन से, किसको पहले पे करूं? तो वहां पे सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है। सबसे पहला सेल्फ एसेस टैक्स एंड ड्यू रिलेटेड टू द रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, पुराना बाकी पहले वो, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड, करंट मंथ का, उसके बाद एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स इंक्लूडिंग डिमांड। तो डिमांड का पैसा पे करने से पहले आई नीड टू मेक श्योर मेरे पास 1 लाख है, अब उसमें से करंट मंथ की मेरी लायबिलिटी है 1.5 लाख की, प्रीवियस लायबिलिटी है 1 लाख की, और मेरे को नोटिस भी मिला है 2 लाख का,
तो 1 लाख डिमांड के सामने पे करूँ कि कहाँ पे करूँ? तो पहला प्रीवियस मंथ, करंट मंथ, डिमांड, अगर बचा तो। अंडरस्टूड है ये? इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? हेलो, और सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट एक ही तरीके से हो सकता है, कौन सा तरीका है वो? लेकिन रॉन्ग आईटीसी है तो इंटरेस्ट कैन गो अप टू 24, लेकिन तुम्हें हर बार रखना है याद 18, 24 इज नॉट समथिंग विच दे आर गोना आस्क। अंडरस्टूड है ये? देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रूल विच इज कॉल्ड रूल 86B। आई डोंट नो वेदर इट हैज बीन कवर्ड और नॉट, बट ये ध्यान देना कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनका की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट एंड जीरो रेटेड पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख से ज्यादा होगा। हेलो, कौन है ये लोग? जिसका किसी पर्टिकुलर मंथ में टर्नओवर ऑफ प्रीवियस इज नॉट अ क्राइटेरिया हियर, टर्नओवर ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ इज अ क्राइटेरिया। किसी पर्टिकुलर मंथ में उनका कितना हुआ? 50। उन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन आया। क्या रिस्ट्रिक्शन आया? इन लोगों को अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए मैक्सिमम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99% ही वो आईटीसी से पे कर सकते हैं। 1% तो कैश में ही पे करना पड़ेगा। आया था ना, ये पढ़ा था ना? 1% तो क्यों? क्योंकि उनका केवाईसी नहीं हुआ है। जिनका केवाईसी हो चुका होगा, मतलब रिलायबल होंगे, उन लोगों को ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो रिलायबल कौन कौन है? वो वाले लोग, वो रजिस्टर्ड पर्सन, प्रोपराइटर, करता है, एमडी और एनी 2 पार्टनर्स जिसने 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स भरा है इन एनी ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, तो दे आर गुड पर्सन। हेलो, या फिर जिसका रिफंड 1 लाख से ज्यादा मिला हुआ है जीएसटी में। हेलो, और तुम्हें ये 1% कैश में पे करना कैसे मेंटेन करना है? ये 1% कैश में पे करना आपको ओवरऑल मेंटेन करना है। ओवरऑल मतलब क्या? आगे वाले महीने में तुमने 10% कैश में पे किया था क्योंकि तुम्हारे पास क्रेडिट नहीं थी, तो तुम 10% पे कर चुके। अब इसके बाद वाले महीने में टोटल करो, दोनों का मिलाओ और 99% देखो मेंटेन हो रहा है रेशियो यहाँ पे, तो चलेगा। तो 100% अलाउ करेंगे यहाँ पे क्योंकि तुम ऑलरेडी पिछले वाले महीने में ज्यादा पे कर चुके हो कैश में। एम आई क्लियर और नॉट? ओवरऑल मेंटेन करना है, ओवरऑल 1% ऑफ ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी। Am I clear? This is not applicable to PSU, LS, statutory bodies and all that. Got it? ये तो छोटू सा है, 2 मिनट में लगेगा। The process of चलन, सबसे पहले तो अपन पर्सन टैक्सेबल पर्सन लायबल अंडर सेक्शन 22-24 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे? कहाँ पे? इस पोर्टल पे हमारे 3 अकाउंट ओपन होंगे, कैश, क्रेडिट, लायबिलिटी। रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद मुझे जब भी पेमेंट करना है, पेमेंट के लिए एक ही चलन है, कौन सा? मैंने बोला ना जनरल चलन नहीं है तो ठीक है। तुम चलन जनरेट करो जितने अमाउंट का करना है। चलन जनरेट जैसे हो गया ना, वो चलन वैलिड रहेगा कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। और ये चलन का नंबर क्या होगा? दिस इज अ प्राइमरी नंबर। पेमेंट हो जाने के बाद इसके अंदर और 4 नंबर ऐड हो जाएंगे। अब चलन नंबर तुम्हारा हो गया 18 डिजिट का। पेमेंट हो जाने के बाद 4 बैंक के डिजिट कोड ऐड हो जाएंगे। अब तुम्हारा चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा 18 का। पेमेंट तुम कैसे कैसे कर सकते हो? इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर, मतलब कैश में। लेकिन कैश में मैक्सिमम कितना? एम आई क्लियर और नॉट? और कमीशन इज टू बी बोर्न बाय अस, उनमें से कुछ नहीं घटेगा। हेलो, हाँ, कैश में 10,000 का रिस्ट्रिक्शन जो है ना, नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। क्या होंगे केसेस? तुम्हारे वहां रिकवरी करने आए, 1 करोड़ मिला तुम्हारे वहां से, और तुमको पता है कि जीएसटी का ही पैसा है ये, पिलाओ नहीं 10,000 लेके जाओ। क्यों? क्योंकि भाई कैश तो 10,000 आया ना समझ में। इसलिए इन ऑल दिस रिकवरी वाले केसेस में दे कैन रिकवर मोर। ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई मेजर हेड्स कौन से होते हैं, माइनर हेड्स उसके अंदर कौन से होते हैं। Got it? So these all are recovery cases. Am I clear? क्या क्या है?
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनी अदर डिपॉजिट्स पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, वो लोग कैश में ज़्यादा पे कर सकते हैं. प्रॉपर ऑफिसर या तो अदर ऑफिसर ऑथोराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट और द सेल ऑफ प्रॉपर्टी. Proper officer authorized for amount collected during investigation enforcement activity as an ad hoc deposit. ये सारे लोग रिकवरी कर सकते हैं 10,000 से ज़्यादा. Got it? So that's it. This is your payment of tax total.